स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन से अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये है स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लाइट या electromagnetic radiations EMR with matter। यानी मैटर पे जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट पड़ता है तो वो मैटर के साथ कुछ इंटरेक्शंस करता है। अब वो इंटरेक्शंस क्या होंगी और उनसे हमें क्या प्रेडिक्शन मिलेंगी, कंपाउंड्स के बारे में या मैटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो वो हम अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझते हैं कि ये क्या हैं और फिर देखते हैं कि इनका इंटरेक्शन मैटर के साथ क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR यानी रेडिएशंस not attracted by magnetic field or electric field, यानी ना तो मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर सकता है ना इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस किस्म के रेडिएशन जो हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये क्या करती हैं, दे कैन ट्रांसफ़र एनर्जी थ्रू स्पेस, स्पेस से भी ये एनर्जी गुजार सकते हैं और ख़ुद जो हैं ये फोटॉन्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से रेडिएशन हैं तो यहाँ से पिक्चर से देख लें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। सबसे छोटा वेवलेंथ गैमा रेज रखते हैं, उसके बाद वेवलेंथ बढ़ जाए तो दे आर नोन एज एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। और ये उनका वेवलेंथ। सबसे छोटा वेवलेंथ आपको गैमा रेज का मिलेगा और सबसे लंबा वेवलेंथ आपको रेडियो वेव्स का मिलेगा। और फिर ये जो विजिबल आपको दिखाई दे रहे हैं यानी हमारी आंख जिस लाइट को देख सकती है दैट इज़ नोन एज विजिबल। और विजिबल के इस साइड पे ये तीनों दीज आर इनविजिबल बाय नेकेड आई। नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते। और सिमिलरली इधर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज ये भी इनविजिबल हैं, ये भी हम आंख से, खुली आंख से नहीं देख सकते। अगर देख सकते हैं तो वो सिर्फ ये विजिबल है जो 7 कलर्स पे मुश्तमिल है। उसको आप यूं समझ सकते हो कि दिस इज़ विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप लोगों से एक तो ये तरतीब आपको याद हो, प्रॉपर ऑर्डर, तो ये आप ज़रूर पूछा जाता है, कई क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। फिर आपको ये याद हो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम। या फिर E energy is equal to h nu, where h is Planck's constant। अच्छा, अब frequency is inversely proportional to lambda, wavelength। अगर wavelength कम है तो frequency ज़्यादा होगी, frequency ज़्यादा होगी तो energy ज़्यादा होगी। wavelength ज़्यादा है
तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, वेयर सी इज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, तो अब अगर हम इनके मुताबिक देखें तो जो रेडियो वेव्स हैं ये सबसे लो एनर्जी वाले होंगे और जो गेमा रेज हैं तो सबसे हाई एनर्जी वाले होंगे, क्योंकि इधर वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अब हम इसको ये अगर हम यहाँ पे लगा दें तो E इज़ इक्वल टू H और C बाय लेमडा, तो C बाय लेमडा जो फ्रीक्वेंसी की जगह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे। दिस वाज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर हमें वेवलेंथ दिया गया होगा तो फिर हम ये रिलेशन इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और है वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो अब अगर हम यहाँ पे वेव नंबर लगा दें, एनर्जी इज इक्वल टू Hc 1/λ, यानी इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से अरेंज किया। तो अब इसमें हम लगा सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, तो एनर्जी इज इक्वल टू Hc v बार। यानी अब अगर हमें इनका वेवलेंथ मालूम हो तो उसको वेव नंबर मालूम हो तो फिर हम ये रिलेशन इस्तेमाल करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी ऑर्डर पे हमने देखा, इसी तरह से वेवलेंथ ऑर्डर देखोगे तो सबसे बड़ा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का, सबसे कम वेवलेंथ जो है वो गेमा रेज का। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब यही जो EMR हैं ये जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये मैटर में हमें क्या इंफॉर्मेशन देंगी, तो लेट्स सी कि कौन सा रेडिएशन क्या करके देता है मैटर में। तो इंटरेक्शन विद मैटर्स। तो इंटरेक्शंस, ये हो गया इंटरैक्शंस। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर पे पड़ती हैं तो एक इंटरेक्शन हो सकता है बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन, यानी ये जब मैटर पे पड़ती हैं तो मैटर में बॉन्ड तोड़ सकती हैं। दूसरा हो सकता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं लोअर और एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में उनकी ट्रांजिशन होती है, जंप कर सकते हैं। या फिर बॉन्ड वाइब्रेशन हो सकती है, बॉन्ड को वाइब्रेट कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। या फिर मॉलिक्यूलर रोटेशन कर सकती हैं। मॉलिक्यूल जो है वो किस किस्म की रोटेशन कर सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पे पड़ती हैं। और सिमिलरली प्रोटॉन स्पिन फ्लिपिंग, और प्रोटॉन का स्पिन फ्लिप हो सकता है, यानी अगर वो क्लॉकवाइज है तो ये रेडिएशन उस पे पड़ के उसको कन्वर्ट कर देंगी इनटू एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। तो ये वो इंटरेक्शंस हैं जो मैटर में हो सकती है जब ये रेज मैटर पे पड़ती हैं।
अब आपने ये याद रखना होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, अगर हम बस सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग से इस साइड की तरफ जब हम आएंगे तो अगर जो हाई एनर्जी वाला है तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, उससे उसकी एनर्जी कम हो गई तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उससे उसकी एनर्जी कम हुई तो बॉन्ड वाइब्रेशन, इस तरह मॉलिक्यूलर रोटेशन। तो यहाँ पे लो एनर्जी वाले जो हैं वो प्रोटॉन स्पिन फ्लिपिंग कर सकते हैं। तो अगर एनर्जी बेसिस के ऊपर इनको हम स्टडी करें तो हमें ये मिलेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है कौन करेगा, ये करेंगे एक्स रेज़। अगर एक्स रेज़ मैटर पे पड़ जाएं तो ये उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। इसी वजह से डॉक्टर मरीज़ की बार बार एक्सरे नहीं करवाता। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कर सकता है अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रेडिएशंस। अगर ये मैटर पे पड़े तो ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कर जाती हैं। बॉन्ड वाइब्रेशन ये करता है IR, इंफ्रारेड रेडिएशंस बॉन्ड वाइब्रेशन करती हैं। मॉलिक्यूलर रोटेशन इज़ डन बाय माइक्रोवेव्स। तो ये माइक्रोवेव्स जो हैं मॉलिक्यूलर रोटेशन करती हैं। और प्रोटॉन स्पिन फ्लिपिंग ये जो है आपके पास रेडियो वेव्स कर सकता है। दिस इज़ डन बाय रेडियो वेव्स। तो ये वो मुख्तलिफ इंटरेक्शन है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करवा सकती हैं। तो याद रखना है इनको कि इनसे हम क्या इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे आगे जाके। तो ये थे इंटरेक्शन। अब है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो हम अपने कोर्स के मुताबिक पढ़ेंगे तो वो हम एक पढ़ेंगे अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा जो हमें दिया गया है वो है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा जो है इधर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे। अब इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगी अबाउट द मैटर। तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ये बताएगा। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही अप्लाई करेंगे तो हमें ये बताएगा कि ये जो कंपाउंड है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। यानी इसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है या दोनों मौजूद हैं। तो ये हमें अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमें बताएगा अबाउट द फंक्शनल ग्रुप कि कौन से कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है या एक अननोन कंपाउंड है। तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट करेंगे कि ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, कौन है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा कि उसमें जो एटम्स हैं वो किस तरह जो हैं
जुड़े हुए हैं, उनके अरेंजमेंट क्या है, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग नहीं है, क्या है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमें एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जितने भी मास से रिलेटेड प्रॉपर्टी होंगी तो वो हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा तो वो क्लासिकल मेथड था, लेकिन ये मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हैं और ये इस्तेमाल किए जाते हैं अब मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, जो डिवाइस इनके लिए इस्तेमाल होता है हर एक के लिए, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस होगा, सपोज करें दिस इज दैट डिवाइस। इसमें हम एक अननोन कंपाउंड डालेंगे, ये उसमें हुआ कंपाउंड, और दूसरी तरफ से इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला सोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कंपाउंड पे बम्बार करेगा, और उस बम्बार्डमेंट के बाद ये स्पेक्ट्रोमीटर कैलकुलेट करके हमें ग्राफ देगा मॉनिटर पे, या उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है रिकॉर्डर। ये रिकॉर्ड करेगा और हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यहाँ पे जो ग्राफ हमें मिलेगा उस ग्राफ को स्टडी करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता, और उन एब्जॉर्ब वेवलेंथ से हम फिर मालूम करेंगे कि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कोई रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती, उसमें डायरेक्ट जो है एक ग्राफ बनता है, मास चार्ज टू मास रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो, उसका एक ग्राफ बनता है। डिटेल से आगे हम समझेंगे। तो ये था ओवरव्यू ऑफ दी स्पेक्ट्रोस्कोपी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है, और उसमें जो चीफ हमारे कोर्स के मुताबिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं कि कौन कौन से हम इसमें डिटेल से समझेंगे।